किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। पता नहीं किस रूप में पता नहीं किस रूप में। ओके सो आज हम बात करेंगे एक नए कॉन्सेप्ट की, बट उससे पहले आपको हमने लास्ट टाइम पे एक क्वेश्चन कहा था सॉल्व करने को स्टूडेंट ग्रेड्स का, कि किस किस ने किया है। प्लीज रेज योर हैंड्स। क्वेश्चन एक दिया था लास्ट टाइम पे कि आपको चेक करना है कि स्टूडेंट के ग्रेड क्या आ रहे हैं। याद है क्या था? ग्रेड कह लो या डिवीजन कह लो, जिसमें हमने कहा था कि इफ मार्क्स आर ग्रेटर देन इक्वल टू 75 तो उसको 75% तो उसके केस में डिस्टिंक्शन है। अगर आपके पास मार्क्स जो हैं वो 60 से लेके 74.9 के बीच में है, ठीक है, तो उसके केस में फर्स्ट डिवीजन है। याद आया किस किस ने किया है? यस, ये मैंने घर से करने को कहा था, याद होगा अगर आप। प्लीज रेज योर हैंड्स। किस किसने किया है, कोशिश की थी? ओके चलो एटलीस्ट ट्राई किस किसने किया। मैं ये नहीं कह रहा किसका सॉल्व हो गया, बट ट्राई किस किसने किया है। चेतन ने हैंड रेज किया है और सत्यवान ने ट्राई किया है। पुष्पिंदर को याद ही नहीं है कि क्या किया था। ओके तो आकाश ये वाले क्वेश्चन में हम रिवीजन कर लेंगे साथ ही साथ, ठीक है? ये क्वेश्चन पूरा सेशन रिवाइज कर लेंगे। चलो मैं एक बार स्क्रीन पे दिखाता हूँ। लेट्स सी, तो हमने क्या बोले थे पैरामीटर्स कि आपके पास अगर यहाँ पे ये क्राइटेरिया 60 to 74.9 है तो फर्स्ट डिवीजन। देन इसके बाद हमारे पास क्या है 50 to 59.9 है तो सेकेंड डिवीजन, ठीक है। लेट अस सपोज इतना ही है और इसके नीचे बिलो 50 को हम फेल मानते हैं, ठीक है। तो बिलो 50 है तो हम मानते हैं कि बच्चा फेल। ठीक है, अब देखो क्या कंडीशन थी हमारे पास। पहला क्राइटेरिया क्या आता? अगर मैं इस कंडीशन की बात करूँ तो यहाँ पे मेरे पास क्या कंडीशन आती है? मान लेते हैं सबसे पहले मेरे पास स्टूडेंट के मार्क्स होने चाहिए। लेट अस सपोज स्टेप नंबर 1 में मेरे पास, पहले स्टार्ट करते हैं, ये मेरे पास क्राइटेरिया था। स्टेप नंबर 1 में मेरे पास आ गए स्टूडेंट के, ठीक है, बोला था एक मैक्सिमम मार्क्स हो गया और एक हो गया मार्क्स एटेन। तो इनपुट क्या लेंगे हम? इनपुट क्या लेंगे? सॉरी ये थोड़ा सा पेन ठीक नहीं चल रहा। तो इनपुट में क्या लेंगे हम? पहला हो गया मैक्स मान लेते हैं, मैक्सिमम मार्क्स, और मार्क्स मान लेते हैं हमारे पास जो मार्क्स आए बच्चे, ठीक है। तो परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे बताओ? परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे? परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे? मार्क्स आ गए आपके पास, मैक्सिमम मार्क्स आ गए, कैसे? 200। हाँ
परसेंटेज हम मान लेते हैं पी, हमारे पास परसेंटेज है पी इज इक्वल टू मार्क्स डिवाइड बाय मैक्सिमम मार्क्स इनटू 100, यही होती है। तो मैक्सिमम मार्क्स जरूरी नहीं है 500 हो या 100 हो, तो मैं डिवाइड बाई 5 करूँ, ये तो कुछ भी हो सकता है। 350 में से मार्क्स आए तो परसेंटेज के ऊपर अब मेरा कैलकुलेशन चलेगा कि बच्चे को कि कितनी परसेंटेज आई है, उसके अकॉर्डिंगली मैं क्या बोल दूँ, मेरी ग्रेड बताओ कौन सी। तो एक तो हमारे पास यहाँ से समझ में आ रहा है कि अगर मुझे चेक करना है, इसके हिसाब से कंडीशन क्या बनेगी, पहले कंडीशंस डिस्कस करते हैं। यहाँ पे क्या कंडीशन बनेगी पहले वाले केस में, फर्स्ट केस में ये वाला ग्रेटर देन इक्वल टू 75 वाले में क्या लिखें, इफ क्या आएगी कंडीशन, कंडीशन लिख रहा हूँ सिर्फ मैं यहाँ पे, पहली कंडीशन if b greater than if equal to 75, b is greater than equal to 75, अगर वो 75 से बड़ा है या उससे इक्वल है, उसके केस में हम क्या करेंगे, उसके केस में हम आउटपुट क्या कर देंगे, क्या आउटपुट करेंगे, डिस्टिंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपके पास अब ये वाला क्राइटेरिया है, यहाँ पे कैसे करेंगे, इसकी कंडीशन कैसे लिखेंगे, ये कंडीशन कहती है कि 60% से ऊपर होना चाहिए, b इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि 75 से 60 होना चाहिए, क्या करेंगे 74.9 से लेस देन इक्वल टू, जहाँ पे आपको मल्टीपल कंडीशंस के जोड़ के बनाना है वहाँ पे एंड या और का इस्तेमाल होता है, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, अगर ये पहली कंडीशन फॉल्स हो जाती है, अब मैं दूसरी कंडीशन को चेक करूंगा, तो अगर दूसरी को चेक करूंगा तो आई विल राइट, समझ में आएगा, देख रही हो इधर, ए तुम उधर जाओ, ठीक है। जाओ उधर, मतलब पहला वाला कंडीशन तो समझ में आएगा जो इसमें देख रही हो, हो गया। अब ये भी देख ले, परेशान कर रही है यार। अगर ये फॉल्स हुआ तो इसमें चेक करेंगे, तो यहाँ पे इफ लिख दिया तो अगेन कंडीशन आ गई, पहली कंडीशन क्या कहती है इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, क्या मैं 74.9 को लेस देन 75 कह सकता हूँ, मैं मान के चलता हूँ कि पॉइंट्स में एक का ही पॉइंट का फर्क है, ठीक है। तो मैं इस 74.9 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ p इज लेस देन 75, या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ p इज लेस देन इक्वल टू 74.9। अभी मान लीजिए सिंगल डेसिमल प्लेस तक काम करें तो लेस देन 75 ऑटोमेटिकली इसी में फॉल करेगा। सभी को समझ में आ रहा है ये पॉइंट, यस और नो, ये दोनों चीजें समझ में आई, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास कंडीशन क्या आएगी, पहली एल्स, एल्स मतलब जब ये फॉल्स होगा, इफ मतलब अब मेरे को एक और चेक करना है, अगर ये फॉल्स होगा तो एक नया कंडीशन चेक करेंगे, जहाँ पे हम बोल रहे हैं p is greater than equal to 60, p 60 से बड़ा या उसके इक्वल है, एंड क्या लिखेंगे, p is 75, तो p जो है p का वैल्यू, अब क्या एंड लिखने में और लिखने में क्या फर्क था, और का मतलब क्या होता, अगर मैं यहीं पे और लिख देता तो ग्रेटर देन इक्वल टू 60, लेट अस सपोज 75 वाला केस भी होता, मान लेते हैं ऊपर का कंडीशन हम लगाना भूल गए, तो यहाँ पे अगर मेरे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 60 वाला केस भी होता और होता, तो ये यहाँ वाला कंडीशन फॉल्स भी हो जाता, तब भी ये काम कर रहा हूँ, और मतलब दोनों में से एक चलता है, एंड मतलब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो ही आपका आंसर ट्रू आएगा, ये याद है सभी को। एंड का मतलब जब दोनों सही है, और का मतलब जब दोनों में से एक सही है, सबको क्लियर है, राइट। तो यहाँ पे इसके हिसाब से जब मेरे पास आउटपुट आएगा तो वो आउटपुट क्या आना चाहिए बताओ, क्या आउटपुट आएगा यहाँ पे, चलो मैं ऊपर लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो इसके हिसाब से आउटपुट क्या आएगा मेरे पास, फर्स्ट इमेज, ठीक है।
ये मेरे पास नेक्स्ट होगा। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा एनालिसिस भी करेंगे इसके बाद। मैं यहाँ पे कहता हूँ कि ये भी फॉल्स होगी, ये भी फॉल्स होगी। तो अगर तीसरी कंडीशन चेक करनी है जिसका क्राइटेरिया ये है कि जब ये पहली दो फॉल्स हुई होंगी तो मुझे चेक करना है। वैसे केस में क्या करेंगे, यहाँ पे आप बंद else करो, आएगा। आप। else का मतलब क्या, जब आग ऊपर बंद वाली करो। सारी conditions false आग होंगी, बंद करो। तो मैं इस ब्लॉक को चलाऊंगा। आग बंद और इस करो। ब्लॉक में मैंने आग अंदर करो, एक और आग। कंडीशन डाल दी थी। आग बंद ठीक है? करो। मतलब क्या है कि जब ऊपर वाली फॉल्स आग होगी तो बंद मैं करो। चेक करूंगा और यहाँ कुछ पे मैं क्या खिलाऊंगा। कंडीशन डाल देता हूँ। उस कंडीशन में मैं क्या कहता हूँ कि आपके पास जो मार्क्स आ रहे हैं यानी कि परसेंटेज जो आ रही है, क्या आएगी कंडीशन, अब आप बताओ। यहाँ पे सिमिलर ऊपर की तरफ जल्दी से चैट में लिखो। B greater than equal to 50 ये वाला कंडीशन आप लोग B लिख less लो। than बी इज greater than क्या आएगा, greater than equal to 50 and B less than 50 and 20. ग्रेटर देन इक्वल टू 60। आगे बी इज लेस देन, बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 और उसके बाद Less than बी इज लेस देन 59, 60। 59 अब इन दोनों के बीच में एंड आएगा कि और आएगा, and दोनों के बीच में एंड आएगा क्योंकि आपका जो नंबर है वो इस रेंज के बीच में होना चाहिए, यानी कि ये दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए। तो व्हाट आई विल राइट, b इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 अगर किसके 50 या 50 से ऊपर है, एंड b इज लेस देन 60। तो यानी कि मैं लेस देन 60 भी लिख सकता था या लेस देन इक्वल टू 59.9 लिख सकता था। दोनों का मतलब एक है। हम पूरा का पूरा कंडीशन को ब्रैकेट में, एक ब्रैकेट में भी डाल सकते हैं ताकि पढ़ने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। नहीं भी डालो तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर ये कंडीशन है आपके पास तो यहाँ पे आपके पास आउटपुट में क्या आएगा, second क्या आएगा आउटपुट में, सेकंड डिवीजन। ठीक है, ये हमारे पास। अब जब आपके पास कोई एक ऐसी परसेंटेज आ रही होगी जो 75 से ग्रेटर नहीं है, तो आपने चेक किया 60 से लेके 75 के बीच में, ये भी नहीं हुआ। फिर आपने चेक किया 50 से लेके 60 के बीच में नहीं, फिर आपने ये चेक किया। अगर ये सारे कुछ फॉल्स हो गया तो ऑटोमेटिकली हम एक एल्स लगाते हैं। मींस जब मेरे पास सारी इनके अंदर कोई कंडीशंस थी लगा के मैंने चेक कर लिया। अब अगर ऐसा कुछ नहीं है, बिलो 50 हमने लिख दिया, तो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है एल्स इफ बिलो, एल्स इफ परसेंटेज इज लेस देन इक्वल टू 60 50 एंड परसेंटेज इज ग्रेटर देन 0, ये लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट मतलब क्या हो गया, परसेंटेज जो भी आती है आपको पता है मैक्सिमम से मैक्सिमम 100 तक जा सकती है। और ये वाले क्राइटेरिया से जब आप आ रहे हो तो ऑटोमेटिकली वो नीचे वाले बचे हुए हिस्से में आ गया, तो एल्स में आपके पास बचा हुआ कंडीशन आ गया। तो यहाँ पे आपके पास आउटपुट क्या आ गया, फेल। ठीक है, अब इस क्राइटेरिया में आप अगर बात करोगे तो यहाँ पे ये फ्लो रहा। इसमें क्राइटेरिया में क्या चलता है, इफ एल्सिस में जब हमने देखा और एंड और में जब देखा, क्या होता है, ये फ्लो फॉल्स होगा तो ये ट्रू होगा, तो इसको चेक करेंगे, सॉरी देन अगर ये फॉल्स होगा तो इसको चेक करेंगे, ये फॉल्स होगा तो ये ऑटोमेटिकली नीचे वाला ट्रू होगा, राइट। अगर इसमें जहां से भी ठीक निकला तो ये यहाँ से लेट अस सपोज मैं यहाँ पे करता हूँ स्ट्रॉन्ग, प्रोग्राम यहाँ खत्म हो गया। तो लेट अस सपोज ये कंडीशन ट्रू आ रही थी, तो जैसे ये ट्रू आई इसने यहाँ पे अपना काम किया, तो ये नीचे वाले ब्लॉक्स पे कभी भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो इट इज लाइक आप एक सीढ़ी से उतर रहे हो और वो सीढ़ी पे नीचे आपको क्या टास्क दिया गया है, जिस सीढ़ी पे आपको लेट अस सपोज सीढ़ी पे आपके लिए कोई गिफ्ट रखा है, किसी एक सीढ़ी पे आपको जहाँ पे वो क्राइटेरिया मिल गया आप उससे नीचे सीढ़ी उतरोगे नहीं, आप वहीं से बाहर जंप मारोगे, राइट। तो यहाँ पे आपके पास क्या है कि जैसे ही आपको डिजायर्ड कंडीशन मिली वो जहाँ पे भी ट्रू होगा तो वो नीचे वाले ब्लॉक को कभी भी चेक नहीं करेगा। अगर यहाँ पे ट्रू नहीं होगा तो ये नीचे जाके चेक करेगा, ये फॉल्स हो गया तो इसको चेक करेगा, ये फॉल्स हो गया इसको चेक करेगा, एंड स्टोरी।
तो दिस इज द केस ऑफ इफ एल्स इफ। एंड दूसरा केस जो हमने डिस्कस किया था वो ऑपरेटर्स का था, एंड ऑपरेटर हो और ऑपरेटर हो नॉट ऑपरेटर। प्राइमरली नॉट क्या करता है, ट्रू को फॉल्स करता है, फॉल्स को ट्रू करता है। एंड का सीधा सीधा ना सर उसूल किया है काम करने का कि जहाँ पे दो कंडीशंस दोनों उसको ट्रू माने, ठीक है। और के केस में क्या है, दोनों में से अगर एक सही होगी तो वो उसको ट्रू माने, ठीक है। तो ये बेसिक सा क्राइटेरिया है आपका जिसपे हम काम करें। किसी को यहाँ पे कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है तो बताओ, ठीक है। तो आज हम एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उस नए कॉन्सेप्ट को इसी प्रॉब्लम से अभी समझते हैं ताकि ये समझ में आ जाए। तो पहले मेरे को बताओ, ये प्रॉब्लम सबको समझ में आ गई? किसी को कोई डाउट है? यस और नो, राइट इन द चैट। किसी को कोई भी डाउट है तो चैट में लिखो बेटा। पासवर्ड वाला क्वेश्चन बेटा मैं बताता हूँ थोड़ी देर बाद, वो अभी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा। अभी मैं एक टॉपिक डिस्कस कर लूँ तो लास्ट में हम उसको लेंगे, ठीक है। क्लियर है सभी को? चल आगे देखते हैं। लेट अस टेक ए न्यू कॉन्सेप्ट। अभी तक आपने जो देखा है, आपने क्या देखा, इफ कैसे काम करता है। देखो ये हमारे पास इफ होता है, इफ में हम कैसे चेक करते हैं, मैंने कैसे बताया था, ऐसे, ठीक है। इफ में कैसे काम करते हैं, इफ में एक कंडीशन होती है, इस कंडीशन में एक ट्रू स्टेटमेंट होती है, एक फॉल्स होती है। कंडीशन के दो ही पैरामीटर हो सकते हैं, या तो वो कंडीशन सही होगी या वो कंडीशन फॉल्स होगी, ठीक है। इस ट्रू पे मैं कुछ काम कर रहा हूँ, इस फॉल्स पे कुछ काम कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो फॉल्स होता है ना, फॉल्स बाय डिफॉल्ट एल्स से कवर हो जाता है, ठीक है। अगर मैं इस फॉल्स में एक और कंडीशन लगा दूं तो इसको मैं क्या कहता हूँ, यहाँ पे अगर एक और कंडीशन लगा दूं, कंडीशन 2, तो ये जो चीज है ये मेरे पास एल्स इफ कही जाती है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से काम कर रहा हूँ तो यहाँ पे एल्स में, फॉल्स में जब कोई कंडीशन दोबारा चेक की जाती है तो उसको एल्स इफ कहा जाता है। यहाँ तक सबको क्लियर है? जो भी हमने स्ट्रक्चर देखा वो यही था, इफ और एल्स इफ का। तो यहाँ पे फिर से ये ट्रू हो सकता है और फिर से ये फॉल्स हो सकता है। यानी कि अभी तक हमने जितना भी केस देखा उसमें क्या देखा, एक इफ था, इफ के अंदर एक कंडीशन थी और इसके अंदर ये कब चल रहा है, जब ये ट्रू होगा। यहाँ पे हम कुछ सेट ऑफ ऑपरेशन कर रहे हैं परफॉर्म, ये कब परफॉर्म हो रहे हैं, जब ये ट्रू होगा। और नीचे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एल्स, एल्स कब काम कर रहे हैं, जब ये फॉल्स होगा, ठीक है। और फॉल्स होने पे अगर मैं फिर से एक कंडीशन डाल दूं तो उसको मैं क्या देता हूं, एल्स इफ, शॉर्ट में एल्स इफ लिख देते हैं एक साथ, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर हमने अभी तक देखा। पहले मेरे को बताओ इसमें किसी को कोई डाउट है जो अभी तक किया है, से इधर यस और नो। अगर डाउट नहीं है तो नो लिखो, डाउट है तो यस लिख सकते हैं, वो पूछ सकते हैं फिर। चलो आई एम अज्यूमिंग योर थम्स अप्स कि आपको क्लियर है सब, ओके। तो अब आपने अभी तक जहां पे भी देखा कि यहाँ पे कंडीशन हम हमेशा एल्स में लगा रहे हैं, इफ में कभी ऐसा नहीं किया। अब हम एक दूसरा क्राइटेरिया करेंगे। वो क्राइटेरिया में क्या है कि यहाँ पे आपके पास एक इफ था, इफ में आपने कंडीशन लगाया, ये कंडीशन ट्रू हो रहा है और ये कंडीशन फॉल्स भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम फिर से कंडीशन लगाते हैं तो ये एल्स इफ आ गया, जैसा कि हमने अभी तक देखा, दिस इज एल्स इफ। कंडीशन 2 लगा देते, कंडीशन 1 सेलेक्ट। तो यहाँ पे अगेन आपका कुछ ना कुछ ट्रू या फॉल्स होगा, ये हमने अभी तक देखा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी तक हमने जितने एग्जांपल्स देखे उसमें सिर्फ कंडीशन एल्स में ही लगा के देखी। अब ऐसा जरूरी नहीं, हो सकता है कि जब एक कंडीशन लगी हो तो हम एक कंडीशन और भी लगा के देखें। मान लो मैं कहता हूं कि
आपके पास, चलो उस पे एग्जांपल पे भी आते हैं। तो लेट अस सपोज ये कंडीशन ट्रू हुई, तो यहाँ पे मैं एक दूसरा कंडीशन भी लगा के देखता हूँ। फर्दर इसमें ट्रू या फॉल्स आ सकता है। तो ये वाला केस हमने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया था, अभी हम इसको एक्सप्लोर करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, यहाँ पे आपने इफ के अंदर एक कंडीशन लगाई, वो ये कंडीशन ट्रू होगी तो मैं यहाँ पे कुछ लाइन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करूंगा, ऐसा था। और एल्स में मैं एक इफ लगा रहा था और फिर ये कंडीशन लगा के कुछ लाइन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करके एक एल्स लगा। ये था जो हमने अभी तक नहीं देखा मैं था। लगाया हूँ। अब इसके अलावा नहीं, मैं लगाया। अगर मेरे पास यहाँ पे देखा जाए, अब मैं क्या कह रहा हूँ कि इस इफ के अंदर मैं एक कंडीशन दोबारा चेक करूंगा, ठीक है। इस इफ के अंदर मैं एक कंडीशन दोबारा चेक करूंगा, अगर वो भी ट्रू होती है तो मैं यहाँ पे फर्दर जो भी काम करना है वो कर सकता हूँ। ऐसा जरूरी नहीं है कि इस इफ और इस इफ के बीच में कोई और स्टेटमेंट्स ना हो, आप कुछ ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हो। और इस इफ के ट्रू होने के बाद आप एक और इफ को जब चेक करते हो, इसको हम बोलते हैं नेस्टिंग, यानी कि नेस्टेड इफ। नेस्टिंग का कंसेप्ट किस किस को पता है? इंग्लिश में नेस्टिंग का मतलब क्या होता है? मान लो ये एक हमने ढक्कन रखा या कटोरी रखी, इस कटोरी के अंदर एक छोटी कटोरी आ गई, उस कटोरी के अंदर एक और छोटी कटोरी आ गई, उस कटोरी के अंदर एक और छोटी कटोरी आ गई या ढक्कन आ गया, एंड सो ऑन। तो दिस इज कॉल्ड, व्हाट वी कॉल दिस, नेस्टिंग। तो इसका मतलब क्या है, कभी भी छोटी कटोरी बड़ी कटोरी को अंदर नहीं ले सकती, जब ये वाली कटोरी आएगी तो ही ये वाली कटोरी उसके अंदर आ सकती। समझ गए? तो ये जेनरिक कंसेप्ट है अंग्रेजी में, जिसको हम नेस्टिंग बोलते हैं। तो नेस्टेड इफ भी यही बोलते हैं। नेस्टेड इफ क्या कहता है कि आपके पास जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो आप एक कंडीशन और लगा सकते हो। एक सिंपल से एग्जांपल से पहले देखते हैं, फिर हम लास्ट वाला एग्जांपल जो ग्रेड्स का किया था उससे भी डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे क्या केस है, हमने एक केस किया था जिसमें हमने चेक किया था कि मैरिज एलिजिबिलिटी का, याद है आपको कि किसकी शादी की एलिजिबिलिटी कब होती है? एक फीमेल है और एक मेल है। तो फीमेल की शादी की एलिजिबिलिटी कब होती है? 18 इयर्स। मेल की शादी की एलिजिबिलिटी कब होती है? 21 इयर्स। ठीक है। तो अगर मैं इसी चीज को समझाऊं तो कैसे समझेंगे, एक बार देखो। लेट अस सपोज मेरे पास यहाँ पे, इसको इरेज कर देते हैं अभी, ठीक है। चल, तो आपके पास क्राइटेरिया क्या था कि इनकी शादी की एलिजिबिलिटी निकालनी है, मेल है या फीमेल, पहले मेरे को चेक करना पड़ेगा, अकॉर्डिंगली मैं वो काम करूँ, राइट। तो अभी मेरे पास इसके बेसिस पे अगर मैं बोलूं तो सबसे पहले मेरे पास क्या करना पड़ेगा, आई विल स्टार्ट, ठीक है। स्टार्ट करने के बाद मैं क्या करता हूं, यहाँ पे सेकंड नंबर पे इनपुट ले लेता हूं। क्या क्या इनपुट चाहिए होंगे मुझे इसमें बताओ, क्या क्या इनपुट चाहिए होंगे चेक करने के लिए कि मैरिज एलिजिबिलिटी है कि नहीं? एज, क्या चाहिए? एज और जेंडर, क्योंकि दोनों एजेस, दोनों जेंडर्स का अलग अलग एलिजिबिलिटी। तो मैं एक एज ले लेता हूँ और एक ले लेता हूँ जेंडर। तो यहाँ पे हमारे पास दो पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे थर्ड केस में आप लोगों को याद है, हमने लॉजिकल ऑपरेटर में जब ये प्रॉब्लम सॉल्व की थी तो कैसे सॉल्व की थी, कैसे लिखा था? इफ, कैसे लिखा था? ए, चलो, जेंडर इक्वल्स टू एफ मान के चलते, फीमेल, एंड एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। ये किया था लास्ट टाइम, किया था हमने एग्जांपल, याद है सभी को?
सबको याद है ये जो एग्जांपल बता रहा हूं मैं? ठीक है, तो उसके केस में एलिजिबल था। दूसरा केस क्या था? इफ जेंडर इक्वल्स टू मेल, मैं एम मान के चल रहा हूं मेल के लिए, एंड एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 21, तो दोनों केसेस में एलिजिबल था। याद है आपको? तो नेस्टेड इफ का मतलब थोड़ा सा आप यहां से समझना है हमें, ठीक है? तो जब आपके पास नेस्टेड इफ काम करता है, जब आपके पास लॉजिकल इफ काम करता है, तो यहाँ वाले केस में देखो, जब आपके पास लॉजिकल ऑपरेटर के साथ एक काम कर रहे हैं, आप कैसे करते हो? इफ कंडीशन 1 अगर ये ट्रू है एंड कंडीशन 2, जब ये दोनों ट्रू होती हैं तो आपके केस में यहाँ पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म होता है जो कि चल। अब इसी चीज को अगर मैं यहाँ पे समझूं तो यहाँ पे कह सकते हैं इफ कंडीशन 1, अब थोड़ा सा ना एक स्टेप आगे भी बढ़ेंगे लॉजिकल ऑपरेटर में, आपको थोड़ा सा और समझ में आएगा। इफ कंडीशन 1 यानी कि इस ब्लॉक के अंदर कब जाएगा? जब ये ट्रू है। तो अगर ये कंडीशन 1 ट्रू है तो ये क्या चेक करेगा? इफ कंडीशन 2। फिर अगर ये कंडीशन भी ट्रू है तो यहाँ पे जाके वो ट्रू वाला ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा। तो कैन यू से कि ये दोनों एक जैसे ही काम कर रहे हैं? हम बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास पहले वाले केस में क्या था? अगर मैं इसी को यहाँ पे रिलेट करूं, देखो अभी सेम एग्जांपल को यहाँ पे देखते हैं, तो मेरे पास एज और जेंडर आ गया, तो मैं क्या लिखता हूं? इफ जेंडर क्या लिखे? इक्वल्स टू फीमेल, तो मैं इसके अंदर दोबारा एक नया इफ लिखता हूं, उसमें क्या लिख रहे हैं? लेट अस सपोज 3.1 है, 3 के अंदर आ गया, ठीक है? इसके अंदर मैं एक नया इफ लेता हूं, उसमें क्या लिखता हूं? इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। अब 3.2 कब चलेगा? जब ये 3.1 भी ट्रू है, तो जब 3 ट्रू था तो 3.1 को चेक करेगा, 3.1 भी ट्रू है तो ये आगे का जो भी काम करना होगा वो करेगा। तो दैट मीन्स आउटपुट क्या आ रहा है? एलिजिबल। ये क्या बता रहा है? यहाँ पे कब पहुंचे? जब ये कंडीशन भी ट्रू हुई। फिर यहाँ कब पहुंचे? जब ये कंडीशन भी ट्रू हुई, राइट? तो जब ये दोनों ट्रू होंगी तब यहाँ पे पहुंचेगा। अब इसके साथ आप यहाँ पे अगर देखोगे, लेट अस सपोज ये इफ जेंडर इक्वल टू फीमेल नहीं था तो ऑटोमेटिकली आपके पास एल्स में आ जाता, या फिर आप चलो अभी समझने के लिए हम इसको स्प्लिट ही करते हैं, अलग से ही लिखते हैं। इफ जेंडर इक्वल्स टू मेल, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ? 4.1 में क्या लिखेंगे? अगेन इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 21, तो यहाँ पे 4.2 में हम क्या करेंगे? आउटपुट में अगेन एलिजिबल लिखेंगे, एंड 5th में आई विल स्टॉप। ये सबको समझ में आया कंडीशन कैसे चल रही है? इसको मैं डायग्रामेटिकली समझाने की जरूरत है थोड़ा सा। इसी चीज को एक बार डायग्रामेटिकली समझ लो, थोड़ा सा और बन सकती है। इसको समझ नहीं आया इन केस, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास? चलो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था। स्टार्ट करने के बाद हमने क्या किया? इनपुट लिया। इनपुट क्या क्या लिया? इनपुट क्या क्या लिया? एज लिया और जेंडर लिया, ठीक है? देन उसके बाद आपने क्या चेक किया? एज लिया और जेंडर लिया। अभी पहली बार में हमने कंडीशन चेक किया, इफ जेंडर, मैं शॉर्ट में जी लिख रहा हूँ, ठीक है? जेंडर इक्वल्स टू फीमेल। अगर जेंडर आपका फीमेल है तो इसके केस में दो कंडीशन होगी, या तो ये फॉल्स होगा
या तो ये ट्रू होगा। ठीक है, तो अगर चलो मैं इसको उल्टा ले लूं, या तो ये ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। आप कहीं किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हो, मेरे पास यहाँ पे स्कोप है थोड़ा बनाने का, इसलिए मैं ले। तो अगर ये फीमेल है तो यहाँ पे मैं दोबारा दूसरी कंडीशन चेक करूंगा, इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, फीमेल है और 18 साल से ऊपर या उसके बराबर है, तो इस केस में मैं कहता हूँ आउटपुट करा दो। क्या आउटपुट करा दो? आउटपुट करा दो एलिजिबल। ठीक है, देन अगर ये कंडीशन फॉल्स होती तो मैं अभी क्या कर रहा होता, यहाँ पे चलो फॉल्स का मतलब आप एल्स इफ भी ले सकते हो। अगर आपने इफ लिखा होता तो ये कंडीशन फॉल्स हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ये ऑटोमेटिकली चेक हो। ठीक है, तो चलो हम यहाँ पे कहते हैं इफ जेंडर इक्वल्स टू मेल। ठीक है, अगर जेंडर मेल है तो मेरे पास एक कंडीशन क्या है, एज चेक करूंगा। मैं यहाँ पे चेक करता हूँ इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 21। ओके, तो ये ट्रू अगर आ रहा है तो दोनों कंडीशन ट्रू होने पे मैं यहाँ पे चले गए, और अगर ये फॉल्स आ रहा है तो उसके केस में मैं यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं करूंगा, या मे बी मैं यहाँ पे नॉट एलिजिबल वाला केस डाल सकता था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्टॉप कर सकता। अब आप देखो यहाँ पे मैंने एलिजिबल का ही डाला है, अगर मुझे नॉट एलिजिबल भी डालना होता तो मैं कहाँ पे डाल सकता हूँ? जब मेरे पास ये कंडीशन फॉल्स आई तो मैं तो नहीं बोल सकता, राइट? और आउटपुट आने के बाद मैं यहाँ पे डायरेक्टली स्टॉप पे आऊँ, तो जब ये वाली फॉल्स आई तब मैं बोल सकता हूँ, राइट? तो इसके केस में मैं फॉल्स आने के केस में इधर बोल सकता हूँ आउटपुट में नॉट एलिजिबल, मैं नॉट शॉर्ट में लेगी। ठीक है, सिमिलरली ये कंडीशन भी फॉल्स हुई अगर तो इधर भी आ सकता है, सिमिलरली ये कंडीशन भी फॉल्स हुई अगर तो इधर भी आ सकता है। आप सबको समझ में आ रहा है? नेस्टिंग का मतलब क्या है, जब एक कंडीशन के अंदर एक और कंडीशन डाली जाए। ठीक है, मुस्कान कोई क्वेश्चन है आपका? कुछ पूछना चाहते हो? कोई बड़ी है, हैंड रेज किया था। ओके, तो फाइन, तो आई होप ये सबको क्लियर हो गया। ओके, अब मेरे पास सेम प्रोग्राम है जो हमने अभी किया था, ये वाला। अब जल्दी से मुझे बताओ कि यहाँ पे अगर इसी प्रोग्राम को नेस्टेड इफ करना होगा तो मैं कैसे कर सकता? इसमें हमने ग्रेड्स देखे थे बच्चे के, मार्क्स कैलकुलेट किए, परसेंटेज कैलकुलेट की, और उसके बाद उसके हमने डिवीजन बताई। वो डिवीजन अब बतानी है मुझे, इसके बेसिस पे एंड ऑपरेटर यूज ना करके उसमें क्या करना है, नेस्टेड लूप यूज कर। तो क्या करें? नेस्टेड कंडीशन यूज करते, सॉरी, क्या करें? हाँ जी, कैसे करेंगे बेटा बताओ? आप अनम्यूट भी कर सकते हो अपने आप को, जल्दी से बता दो, अनम्यूट करके बता दो, लिखने में तो बहुत टाइम लगेगा, ऐसे बता दो कैसे करेंगे। कर सकते हो? क्वेश्चन क्लियर है? कर सकते हो? इधर यस और नो। इसको अगर मेरे को कन्वर्ट करना है नेस्टेड इफ के स्ट्रक्चर में तो कर पाओगे कि नहीं? सिर्फ एक ने कहा यस हम सब के साथ। चलो देखो इस तो बस, बाकी लोग चलो देखो, यहाँ कंडीशन सेम है हमारे पास। ठीक है, तो ये क्या बोला है, परसेंटेज अगर आपके पास वही है सेम 75 के ऊपर एंड ऑल, तो मैं आपको यहीं से डायरेक्टली बताऊँ। ठीक है, तो देखो पहला स्टेप क्या आएगा, पहला तो हम स्टार्ट कर लेते हैं।
तो क्राइटेरिया क्या था, परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 75, तो उसके केस में क्या है, डिस्टिंक्शन। दूसरा क्या है, परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 एंड परसेंटेज इज लेस देन 75, उसके केस में क्या है, फर्स्ट डिवीजन। तीसरा क्राइटेरिया क्या, परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 एंड परसेंटेज इज लेस देन 60, तो इसके केस में सेकेंड डिवीजन। एंड चौथा क्राइटेरिया क्या है, लास्ट वाला, परसेंटेज अगर लेस देन 50 वाला केस आ जाएगा उसके केस में फेल। अब मुझे बताओ इसी चीज को अगर नेस्टिंग के साथ करना है तो कैसे करना है। पहला तो स्टेप आ गया, स्टार्ट किया। दूसरे में हमने चलो मैं मान के चलो कि परसेंटेज हमने कैलकुलेट कर ली और या परसेंटेज ही इनपुट करवा दी, ठीक है, मैं कैलकुलेशन वाला स्टेप नहीं लिख रहा अभी। तो दूसरे में मेरे पास आ गया, चलो ले लेते हैं, इनपुट ही ले लेते हैं, मार्क्स एम ले लेते हैं और मैक्स ले लेते हैं, ठीक है। थर्ड में हमने कर दिया P इक्वल टू M डिवाइड बाई मैक्स इंटू 100 परसेंटेज आपको। फोर्थ स्टेप क्या कहता है, अगर मेरे पास परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 75 है, ठीक है, तो मैं आउटपुट क्या करता हूँ, डिस्टिंक्शन, ठीक है। अगर ये नहीं होगा यानी कि फॉल्स होगा, ठीक है, एल्स इफ, अगर ये फॉल्स होगा तो मैं क्या कहता हूँ कि अगर ये फॉल्स होगा तो यानी कि एल्स इफ में तो ये वाला कंडीशन P इज लेस देन 75 तो कवर ही है, समझ रहे हो कि नहीं। अगर ये वाला कंडीशन फॉल्स होगा तो इसमें यहाँ पे P इज लेस देन 75 वाला कवर है, तो चलो मैं उसको लिख भी दूं, मान लो भी डालनी है अपने ऊपर, ठीक है। एल्स इफ P इज लेस देन 75, हालांकि इसको नहीं भी लिखते तो काम चल जाता। तो इसके केस में अगर ये ऐसा है तो मैं चेक करता हूं, अगर P 75 से नीचे है, अब ध्यान से देखो, अब मैं अगर ऐसा लिखूं या इसको हटा भी दूं, क्या दोनों में कोई फर्क है, पहले मेरे को ये बताओ। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एल्स और मैं यहाँ पे लिखता हूँ एल्स इफ P इज लेस देन 75, क्या दोनों में कोई फर्क है, यस और नो? कोई फर्क नहीं है, क्योंकि एल्स में तो तभी आ रहा है ना जब वो 75 से छोटा था, राइट। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली एल्स लिख देता हूँ और इस एल्स के अंदर भी हम इफ लगा सकते हैं मल्टीपल टाइम्स। तो नेस्टिंग का मतलब ये नहीं है कि आप इफ के अंदर इफ लगाओ, आप एल्स के अंदर भी इफ लगा सकते हो। तो यहाँ पे मेरे पास एल्स के अंदर पहला इफ क्या कहता है, अगर मेरे पास मार्क्स जो थे, परसेंटेज जो थी P इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, ये यहाँ पे कब आया, जब ये 75% से कम था, और 75 में कम होने के बाद इसके 60 से ऊपर मार्क्स हैं, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ आउटपुट क्या आएगा, फर्स्ट डिवीजन। अब ये वाला भी अगर फॉल्स हो गया तो एल्स अंदर आ जाओ इसके। अब अगर ये इस एल्स में आया यानी कि ये 75 से कम है, और उसके बाद ये इस एल्स में आया यानी कि ये वाला इफ फॉल्स हो गया था, 60 से भी कम है इसके, तो यहाँ पे आ गए, समझ रहे हो। तो नेस्टिंग में इफ के अंदर एक और इफ आ सकता है, एल्स के अंदर भी एक और इफ आ सकता है, एंड ये अपने कॉम्बिनेशन में भी आ सकते हैं, इफ एल्स के कॉम्बिनेशंस में भी आ सकते हैं। तो यानी कि अगर मेरे पास यहाँ पे आ रहा है, इस एल्स में आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 75 पहले यहाँ से चेक किया, 75 वाला फॉल्स हुआ, फिर ये यहाँ पे आया यानी कि 75 से कम थे, इसने चेक किया ग्रेटर देन 60, ये भी फॉल्स हो गया यानी कि ये 60 से भी कम है। तो अब इस एल्स में भी मैं फर्दर एक चेक लगाता हूँ, इफ P is
greater than equal to 50। अगर ये ट्रू है तो यानी कि मेरे पास ये कौन से कंडीशन में फॉल कर रहा है, 75 से कम है, 60 से कम है, पर 50 से ऊपर है, यानी कि 60 से कम और 50 से ऊपर। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सेकंड डिवीजन में आ रहा है बच्चा। ओके, तो इसको लिख देते हैं सेकंड। देन अगर ये वाला इफ भी गलत हो गया तो एल्स बचा मेरे पास। ठीक है, तो इस एल्स का मतलब क्या है, 75 से भी कम है, 60 से भी कम है और 50 से भी कम है। तो इसके केस में मेरे पास क्या आया, आउटपुट फेल। तो अगर आप पिछले प्रोग्राम और इस प्रोग्राम को कंपेयर करो तो आपको ज्यादा क्लीन कोड कौन सा दिख रहा है, ये वाला कि पीछे वाला? एक बिगिनर को समझने के लिए ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा आसान लगेगा जब वो समझेगा। ठीक है, इसको डायग्रामेटिकली समझोगे तो कैसा आ रहा है कि ये वाला 75 वाला ट्रू होगा तो ये बोल देगा डिस्टिंक्शन। देखो यहाँ लेट अस सपोज मेरे पास p है, मैं यहाँ पे लगाता हूँ इफ p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 75। ठीक है, अगर ये ट्रू है तो उसके केस में क्या बोलता है, आउटपुट क्या करता है, डिस्टिंक्शन। ठीक है, अगर ये फॉल्स है हट तो जा यहाँ पे हट नहीं एल्स सकती। वाला पार्ट आ गया। मेरा पट अब मैं फिर से यहाँ पे कंडीशन लगा रहा हूँ, इफ p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60। अगर ये ट्रू है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये फॉल्स था यानी कि ये 75 से कम था, और ये ट्रू हुआ यानी कि 60 से ऊपर था। तो ये आउटपुट क्या दे देगा आपके पास, फर्स्ट डिवीजन। ठीक है, नेक्स्ट अब ये भी फॉल्स हो गया, अगर यानी कि 75 भी फॉल्स हो गया, 75 से कम है, 60 से भी कम है, तो मैं चेक करता हूँ कि अगर आपके पास परसेंटेज जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है। ठीक है, तो ऐसे केस में हमारे पास ये फॉल्स हुआ, ये फॉल्स हुआ, ये ट्रू हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास मार्क्स जो थे वो 60 से कम थे पर 50 से ज्यादा थे या इक्वल थे, तो उसके केस में हमने सेकंड डिवीजन था। एंड अगर ये भी फॉल्स हो गया तो उसके केस में मैं क्या बोलता हूँ कि ये इन सब से कम थे, तो यहाँ पे आपके पास फेल हो गया। और इन सब के बाद यहाँ पे हम क्या कहते हैं, स्टॉप कर जाते हैं। ठीक है, सबको समझ में आया? बताइए प्लीज, किसी को कोई भी डाउट है तो। Anyone having any query in this? तो सबको समझ में आया नेस्टिंग का क्या रूल है, कहाँ पे इम्पोर्टेंट है। मैंने दोनों क्राइटेरिया में आपको समझाया कि जब आपके पास इफ में भी कंडीशन एक और आ सकती है और एल्स में भी कंडीशन एक और आ सकती है, और इसकी कोई डेप्थ नहीं है। आप कहोगे तो ये कितने भी लेवल तक आप एक इफ के अंदर एक और इफ डाल दो, उसके अंदर एक और इफ डाल दो, उसके अंदर एक और इफ डाल दो, आप ये काम कर सकते हो। ठीक है, ये सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी? एनीवन? कोई क्वेरी नहीं है? ग्रेट। तो अभी हम क्या करेंगे, आप लोगों ने लास्ट वीक एक लीप ईयर का प्रोग्राम किया था, किस किस को याद है कैसे करते? रेज योर हैंड्स। सिर्फ एक को याद है लीप ईयर का कंसेप्ट, बाकी किसी को भी याद नहीं है? 2 3, बाकी सब 4 5 6, और इनके अलावा किसी को याद नहीं है? 7 8 9, ओके फाइन, मतलब ऑल इन ऑल याद है सभी। तो अगर मेरे पास लीप ईयर का कंसेप्ट क्या कहता है, पहले बताओ मुझे कंडीशन क्या आएगी? लीप ईयर की पहली कंडीशन क्या है? मैं डायरेक्ट मान के चल रहा हूँ कि ईयर मैंने इनपुट करवा दिया, तो पहली कंडीशन क्या है? क्या करेंगे पहली कंडीशन? क्या क्या कंडीशन होती है? एक सेंचुरी ईयर और एक नॉन सेंचुरी ईयर, याद है? तो सेंचुरी ईयर की कंडीशन और नॉन सेंचुरी ईयर की कंडीशन कैसे फर्क हमें आती है? पहली कंडीशन क्या लिखेंगे?
मान लो y ईयर है मेरे पास। अगर y ईयर है तो मैं चेक करूंगा y मॉड्यूलो क्या करें सेंचुरी ईयर के लिए 100 इक्वल्स टू 0। इससे मेरे को क्या पता चलेगा कि मेरा ईयर सेंचुरी ईयर है। अगर ये सेंचुरी ईयर है तो उसमें कौन सी कंडीशन लगनी चाहिए थी बताओ जल्दी। अगर ये सेंचुरी ईयर है तो किसके साथ क्या चेक करेंगे इसको। उधर होए ईयर 2100 लीप ईयर है, 2200 2300 क्या ये लीप ईयर है बताओ। सेंचुरी ईयर में क्या कंडीशन चेक करते हैं। मॉड्यूलस 400। मॉड्यूलस 400 राइट। तो यहाँ पे हमारे पास अगर ये केस फॉल कर रहा है तो इस केस में मैं क्या चेक करता हूँ एंड ईयर मॉड्यूलो 400 इक्वल्स टू 0। अगर ये केस फॉल्स हो जाता है तो मैं यहाँ पे एल्स इफ में क्या चेक करता हूँ ये नॉन सेंचुरी ईयर हो सकता था। तो यहाँ पे चेक करेंगे ईयर मॉड्यूलो 100 इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड यानी कि ये नॉन सेंचुरी ईयर है एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा ईयर मॉड्यूलो 4 इक्वल्स टू 0। तो ये नॉन सेंचुरी ईयर के केस में 4 से चेक करेंगे। अगर ये दोनों केसेस नहीं है तो एल्स में ये नॉट लीप आ जाएगा। याद है सबको, इसमें लीप था, इसमें भी लीप था। ठीक है, तो क्या अगर मेरे पास यही कोड दिया है इसी लॉजिक को मैं नेस्टेड इफ के साथ कर सकता हूँ। एंड मतलब कहने का मतलब क्या, आपको एंड ऑपरेटर यूज नहीं करना। अभी एंड को यूज किए बिना इसको कैसे करेंगे बताओ। अनम्यूट कर लो सभी, ठीक है, और बताते जाओ। पहला कंडीशन क्या आएगा मेरे पास। सबसे पहले मैं यही लिख देता हूँ, इसी को ब्रेक करते हैं। इफ मॉड्यूलो 100 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करें बताओ। अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो मेरे को क्या करना है। ईयर मॉड्यूलो 100 इक्वल्स टू 0 की कंडीशन अगर ट्रू हो रही है तो क्या करूंगा अंदर बताओ बेटा, जल्दी बोलो, अनम्यूट कर लो, चैट में लिखो, कैसे भी बताओ, कंडीशन लिख दो बस चैट में फटाफट। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। तो अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो मैं चेक करूंगा यस ईयर मॉड्यूलो 400। तो यहाँ पे अगर ये ट्रू हो रही है तो मैं चेक करता हूँ इफ ईयर मॉड्यूलो 400 इक्वल्स टू 0। अब अगर ये भी ट्रू हो रही है तो क्या करेंगे बताओ। ईयर मॉड्यूलो 400 भी ट्रू हो रही है तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, आउटपुट करेंगे लीव। तो आई होप बाकी लोगों को भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए, सिर्फ एक या दो लोग बोले तो उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आई बिलीव कि सबको समझ आ रहा है, यस और नो आ रहा है। तो बेटा जवाब भी दो, ऊपर ही आपके पास हिंट दिया हुआ सारा, आपको उसको स्प्लिट करना है, ठीक है। बताओ अभी ये वाला कंडीशन जब फॉल्स हो गया, मॉड्यूलो 100 वाला ट्रू है पर ये फॉल्स हो गया, तो यहाँ पे क्या आ गया एल्स, ठीक है। यानी कि ये सेंचुरी ईयर तो था बट 400 से डिविजिबल नहीं था। तो इस केस में क्या आउटपुट क्या करोगे बताओ। इस केस में क्या आउटपुट करोगे आप। क्या कह रहा है कि ये जो आपके पास 100 से डिविजिबल तो है यानी कि सेंचुरी ईयर है पर 400 से डिविजिबल नहीं है। तो ऐसे केस में क्या आउटपुट आएगा बताओ, क्या आउटपुट आएगा चैट पे लिखो। लीप आएगा, नॉट लीप आएगा, क्या आएगा। ऐसे मत बैठा करो यार, थोड़ा सा पार्टिसिपेट करो तभी मजा आता पढ़ाने में। क्या आउटपुट आएगा, नॉट लीप आए। नॉट लीप आने में क्या
क्या रीजन था कि ये सेंचुरी तो है पर ये 400 से डिविजिबल नहीं है, मैं इसको नॉट लीफ ले लेता हूँ। अब ये हो गया जब ये कंडीशन फॉल्स थी, पर जब ये वाला कंडीशन फॉल्स था तो इसका एल्स भी तो होना चाहिए, ठीक है। तो इसका एल्स क्या कहता है यहाँ पे, ये बाय डिफॉल्ट इसका मतलब क्या हुआ जब मैं एल्स लिख रहा हूँ, तो ये नॉन सेंचुरी ये रहता है, मींस ईयर मॉड्यूलो 100 इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसके केस में मैं क्या चेक करूं कि मुझे पता चले कि ईयर लीफ है या नॉट लीफ। तो पहले लीफ वाला केस बताओ, क्या कंडीशन लिखे यहाँ पे, एल्स के केस में यानी कि ईयर मॉड्यूलो 100 इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो अब मैं यहाँ पे क्या लिखूं, यस तो मैं पहला कंडीशन चेक करता हूँ कि ये तो नॉन सेंचुरी ईयर था, तो पहला कंडीशन चेक कर लेते हैं, इफ ईयर मॉड्यूलो 4 इक्वल्स टू 0, अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो इसके केस में मैं क्या आउटपुट करूंगा, लीव। एंड इस इफ के बाद मेरे पास अंदर एक और एल्स है, ये एल्स क्या कहता है, जब ये भी फॉल्स हो जाएगा तो क्या आउटपुट आना चाहिए बताओ, क्या आउटपुट आएगा, ये एल्स किसका है, इस इफ का। जब ईयर मॉड्यूलो 4 नॉट इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए आउटपुट में, नॉट लीव, राइट। तो ये आई होप सबको समझ में आया, इसका ब्रेकअप हमने कैसे किया, ठीक है। तो आप अपने प्रॉब्लम को किसी भी तरीके से लिख सकते हो, इट इज अप टू यू, बट आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए, इसलिए हमने थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूज होगा, लॉजिकल ऑपरेटर्स भी बहुत ज्यादा यूज होंगे और नेस्टेड लूप नेस्टेड कंडीशंस भी बहुत ज्यादा यूज होंगे, ठीक है। किसी को यहाँ तक कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो बताओ बेटा, एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन। जी आकाश, कोई डाउट है मेंशन करो, जो डाउट है चैट में। आकाश, ओके फाइन। तो अब एक ना छोटा सा एक प्रोजेक्ट करते हैं। प्रोजेक्ट का मतलब क्या है कि हमें एनालाइज करना है कि कौन सी चीज कैसे काम करती है रियल लाइफ। एटीएम की मशीन देखिए सबने कैसे काम करती है, किस किसने एटीएम मशीन एक्सेस की है, एटीएम मशीन किस किसने एक्सेस की है, रेज योर हैंड्स। पेरेंट्स का ये अकाउंट एक्सेस किया हो कभी कभी तो किया होगा, बस बाकी लोगों ने एटीएम मशीन नहीं चलाई। तो बिल्कुल मेरे को तो लगता था कि ये तो सभी कर लेते होंगे, 12th का बच्चा है, एटीएम तो कभी चलाया ही होगा। हाँ जी सुखमनी, एटीएम की कभी एक्सेस नहीं किया आपने? संजय, एटीएम एक्सेस किया कभी कि नहीं? नहीं। आइडिया है कैसे काम करता है एटीएम की मशीन, कैसे काम करती है, देखी है? नहीं, ओके देखा ही नहीं। तो एक बार देखते हैं एटीएम मशीन में क्या होता है ना। देखो आपके पास एक एटीएम कार्ड होता है, ठीक है। उस एटीएम कार्ड में हम क्या करते हैं, अपना उस एटीएम कार्ड को हम क्या करते हैं, एसबीआई वाला एटीएम कभी काम नहीं करता, बट कभी तो किया होगा, देखा तो होगा मशीन में डाल के, है पुष्पिंदर? चलो, तो आपके पास एक कार्ड होता है, उस कार्ड को हम मशीन में डालते हैं। मशीन देखी तो है, चलाई नहीं होगी तो देखी तो है सबने, कोई है जिसने नहीं देखी? जिन लोगों ने एक्सेस नहीं किया उन्होंने देखी तो है मशीन की, नहीं? ओके ठीक है। तो अभी आपके पास क्या है, एक कार्ड है एटीएम का, तो वहां पे आप क्या करते हो, मशीन में कार्ड डालते हो। मशीन का काम क्या होता है, जो हम पहले बैंकों में जाते थे, लाइन में लगते थे, बैंक में जाके कॉपी लेके जाते थे कि भाई ये एंट्री कर दो, अपने इतने पैसे निकालने हैं, वो सारा काम अब कार्ड से ऑटोमेटिकली हो जाता है, कंप्यूटर वो काम कर देता है। एटीएम मशीन अपने आप में एक कंप्यूटर है, वो और पीछे से बहुत सारे
एटीएम मशीन के साथ और सर्वर के साथ कनेक्टेड होती है, जहाँ पे सारा डेटा सेंट्रली मेंटेन होता है कि किसने कितने पैसे निकाले, किसके अकाउंट में कितने पैसे, इस तरीके से सब। ठीक है, थोड़ा ध्यान से सुनते रहना। काफी इंटरेस्टिंग चीज हम कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा एनालिसिस मिल जाएगा कि कैसे चीज कौन सी काम करती है। अब जब आप कार्ड डालते हो ना, तो कार्ड डालते हुए सबसे पहली चीज क्या हम डालते हैं? कार्ड डालने के बाद कौन बताएगा? जिसने एक्सेस किया वही बता दो। जब आप कार्ड डालते हो एटीएम मशीन में, तो पहली चीज क्या डालते हो आप? कार्ड लैंग्वेज, पिन। ओके, तो लैंग्वेज मान के चल रहे हैं उस मशीन में एक ही लैंग्वेज है, इंग्लिश। पिन चाहिए होगा जो उस कार्ड का हो, यानी कि उस कार्ड का एक एटीएम कार्ड का एक नंबर भी तो होगा ना, जिसको मैं अकाउंट नंबर बोल दूं या एटीएम नंबर बोल दूं। अरे भी नहीं खाएंगे या कार्ड नंबर बोल देते। ठीक है, मैंने एक कार्ड नंबर दिया और एक आपको पिन दे दी। ठीक है, अब वो जब आपके पास कार्ड आया, उस कार्ड का आपने पिन डाला, तो सबसे पहले वो कैसे चेक करेगा कि आपका कार्ड सही है कि नहीं? बताओ। कार्ड नंबर वो ऑटोमेटिकली जब आप कार्ड डालते हो ना, वो कार्ड नंबर फेच कर लेता है, इसलिए आपको डालने की जरूरत नहीं। और कंप्यूटर के पास वो डेटा जा रहा है, जो उसमें पीछे ब्लैक स्ट्रिप होती है ना, वहां से इंफॉर्मेशन जाती है। तो वहां से उसको कार्ड नंबर इनपुट मिल गया है और दूसरा पिन आपने डाल दिया एक। अब बताओ कि उसको कैसे पता चलेगा कि ये वैलिड अकाउंट है कि नहीं? हाँ जी, बताते हैं कुछ पढ़ी कार्ड नहीं नंबर तो हमेशा है। वैलिड होगा, क्योंकि वो आपके पास कार्ड में से निकला है, वो मैनुअली तो गया ही नहीं। बैंक अकाउंट कैसे वेरीफाई करेगा बेटा? पिन करेक्ट रहेगा सर। अगर कैसे? सार्थक क्या बोल रहे हो? अगर पिन करेक्ट रहेगा। राइट, तो सबसे पहला क्राइटेरिया तो क्या है कि आपके पास ये जो पिन है ये तो हमेशा सही होगा, क्योंकि ये कार्ड से ऑटोमेटिक आया, ये आपने डाला। तो अगर आपके पास ये पिन ट्रू होगा तो इसके केस में आप अकाउंट को एक्सेस कर सकते हो। फॉल्स होगा तो वो बोल देगा ये इनकरेक्ट पिन है। भैया है ना, ये आइसक्रीम बना के एकदम भैया के लोग खिलाएंगे। ये है क्या? इनकरेक्ट पिन अगर होगा तो आपको कभी भी उस ट्रांजैक्शन में आगे एक्सेस नहीं देगा, वो आपका कार्ड बाहर निकाल देगा मशीन से। और अगर ये सही होगा तो इसके केस में वो क्या करेगा? अगर ये सही होगा तो आपको आगे की ऑप्शंस देगा, है ना? वो आगे के ऑप्शंस क्या होते हैं? सोयाबीन की सब्जी बना दो। टैक्स अमाउंट कितना निकालना है। तो फिर ये ऑप्शंस क्या होते हैं इसके केस में? ये हो सकता है कि अभी हम मान के चले सिर्फ हमें पैसे निकालने, बाकी की चीजें तो सीधे वो डिस्प्ले में आ जाती हैं, तो उसके ऊपर कंडीशन ज्यादा यूज नहीं होती, तो हम उनकी बात नहीं करेंगे। मान लो डिस्प्ले, बैलेंस, ये सब चीजें, तो उनको इग्नोर करते हैं। अकाउंट डिटेल दिखाओ, वो सब चीजें अभी हम इग्नोर करें। हम बात नहीं करना है। हम आगे चलते हैं कि मुझे पैसे निकालने हैं, मैं उस पर्पस के लिए गया, पहला केस क्या था, मैंने पिन गलत डाला, ये मेरे को वही पे रोक दे। दूसरा केस क्या था, पिन ठीक डाला। उसके बाद अब मेरे पास कैसे पता चलेगा कि मैंने पैसे निकालने, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए बताओ? मैं अमाउंट विड्रॉल की ऑप्शन को सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो मैं विड्रॉल वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ, तो यानी कि विड्रॉल इक्वल्स टू 1, यानी कि ट्रू। ठीक है, अगर मैं ये ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ तो इसका मतलब क्या है? कुछ नहीं लगे मेरे पास जो पैसे हैं, मैं उस पैसे में से कुछ पैसों को निकालना चाहता हूँ। तो अगर मैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा, नो है तो ऑटोमेटिकली एग्जिट कर जाएगा, आपका काम खत्म हो गया। बाकी के ऑप्शन, अगर ये ऑप्शन ट्रू है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? अभी बताता हूँ, रुको। क्या करेंगे बताओ? वो बैठी सबसे है, पहला काम क्या होगा? बताता हूँ, देख अमाउंट लेगा आपसे, अमाउंट लेगा, कितना अमाउंट निकालना चाहते हो, हाँ बताऊंगा। है ना? तो यहाँ पे क्या करेंगे? इनपुट क्या करवा लेंगे? हाँ ठीक है, नहीं बताऊंगा। अमाउंट। हाँ बताऊंगा पक्का। अब हो सकता है ना कि मेरे पास अकाउंट में 10,000 रुपए पड़े हैं और अमाउंट में 1,00,000 रुपए डाल रहा हूँ, क्या ये मेरे को अलाउ करेगा कि मैं इसमें से पैसे निकालूं? बताओ। नो सर। इधर देखो, ए
ए कैसे पता चलेगा चूचू ये कि चूचू ऐसा इसने ज्यादा पैसे डाल दिए या कुछ क्या और खा रहे काम हो? किया? इसके लिए क्या क्राइटेरिया? Insufficient balance आउटपुट हो गया ना, इनसफिशिएंट बैलेंस तो आउटपुट हो गया, हमारा पर भैया कंडीशन ऐसे कैसे कर- लगेगी? हमारा ऐसे करके बेटा सभी कंट्रीब्यूट करो। सार्थक जैसे अनम्यूट करके बोल रहे हैं, आप लोग भी बोल सकते हो या चैट में डाल दो। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आपके अकाउंट में 10,000 रुपए पड़े हैं और आप उससे ज्यादा निकाल रहे हो तो एटीएम मशीन आपको नहीं निकालने देगी, ये आपका आंसर है, और इनसफिशिएंट बैलेंस आपका आउटपुट आएगा, ये भी आंसर। पर ये आंसर लाने में यानी कि ये आउटपुट दिखाने में उसने क्या लॉजिक लगाया होगा? वेरीफाई करो कैसे सर। कैसे पता चलेगा? आपके पास कहीं ना कहीं पे जब आपने कार्ड नंबर डाला होगा, इस कार्ड नंबर की कई सारी इंफॉर्मेशन बैकएंड पे होगी, राइट? उसमें मान के चलते हैं कि बैलेंस एक बेसिक सा फैक्टर है जो पहले से था। बैलेंस मींस आपके अकाउंट का बैलेंस, और अमाउंट मतलब जो आप निकालना चाहते हो। आप बताओ, बैलेंस ऑलरेडी उसमें है जो आपके अकाउंट में पैसे पड़े हैं, और अमाउंट और आपकी वो अमाउंट है जो आप निकालना चाहते हो। अब बताओ कैसे चेक करोगे कि आप पैसे निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे? बोलो बेटा, बी एक्टिव यार। कैसे ऐसे सुस्त क्यों बैठे हो? अभी आधा दिन भी नहीं हुआ। बेसिक सी चीज पूछ रहा हूँ मैं आपसे। बैलेंस और अमाउंट को देखेगा सर, कम ज्यादा। बैलेंस और अमाउंट को अगर देखेंगे। अमाउंट कैसे ज्यादा होगा देखेंगे? तो रिजेक्ट आ जाएगा। क्या करेंगे यहाँ पे? कंडीशन पहली क्या लगेगी कि आपके पास अमाउंट लेस देन और इक्वल टू बैलेंस। राइट, तो अमाउंट जो है वो लेस देन इक्वल टू बैलेंस है अगर, तो आप पैसे निकाल सकते हो। अगर ये अमाउंट उससे एक्सीड कर रही होती तो वो बोल देगा इनसफिशिएंट बैलेंस। जब कह है कि नहीं? फोन कर रही है, पढ़ने नहीं दे रही है किसी को। यहाँ तक सबको समझ में आया? गैब क्या बता गया हूँ? ठीक है, तो चैट पे बेटा, चैट में आप इतना लंबा टाइप करके रखते हो, तब तक मैं आगे पहुंच जाता हूँ। साथ साथ में अनम्यूट करके 1 मिनट में बोल दिया करो। डोंट वरी कि आगे पीछे कोई है कोई बात, ठीक है? एक लाइन बोल के फिर से म्यूट कर दिया। फिर पढ़ाने में भी मजा आता है, अदरवाइज आपको भी वो ऑनलाइन वाली फील आएगी, ठीक है? तो अभी आपके पास अमाउंट अगर बैलेंस से कम है, आउटपुट में क्या दिखाता हूँ अभी? मैं कहता हूँ कि वो अमाउंट लेट अस सपोज निकल गई और आउटपुट में आपके पास स्क्रीन पे आ जाना चाहिए बैलेंस। तो अभी क्या करें? जो नया बैलेंस आएगा वो दिखा देगा। तो क्या आ जाएगा नया बैलेंस? आज तुमने खाया ना? कौन? तुम्हारा पापा? किसको कहते हैं? बोलो चेतन, थोड़ा सा जोर से बोलो। बैलेंस माइनस अमाउंट। तुझे मेरे फ्रेंड की आईडी चाहिए? और बैलेंस कितना हो गया निकालने के बाद? बैलेंस को अपडेट क्या कर देंगे? बैलेंस इक्वल टू बैलेंस माइनस अमाउंट। तो आपके पास जो करंट बैलेंस अभी था उसमें से अमाउंट को माइनस कर दिया, 10,000 में से 1,000 निकाल दिया तो 9,000 रह गए। तो आउटपुट में अब आप बैलेंस दिखाओगे तो आपका नया वाला बैलेंस आ जाएगा पैसे निकलने के बाद। ये भी तो सही करो, सब मैं तुम किया सही करो। तो सिंपली आपने बोल दिया इनसफिशिएंट बैलेंस है, ठीक है? तो ये हमारे पास एक तरीका था। अब इसी चीज को समझो, इसके बाद भी आप रुक रहे हो, स्टॉप कर रहे हो, इनकरेक्ट पिन के बाद भी स्टॉप कर रहे हो, कुछ कहाँ आउटपुट दिखाने के बाद भी आप स्टॉप कर रहे हो, ठीक है नहीं? ये सारी चीजों के बाद अब आप रुक जाते हो। अब इस सारी चीजों को एप्पल का फोन एक दिखा नेस्टेड इफ एल्स की फॉर्मेट मैं में क्या करूं? आपने लिखना है एप्पल का फोन और दिखा बताना है मेरा कि ही कैसे गुस्सा चलेगा। कैसे करेंगे बताओ? पहला कंडीशन मेरे पास क्या आना चाहिए? दिखाओ दिखाओ कैसा फोन है। What should be the first condition? ठीक है सर। बैलेंस लेस देन अमाउंट लेस देन इक्वल टू बैलेंस।
फर्स्ट, अरे पहले एंटर कार्ड नंबर से होगा ना। पहले हमारे पास क्या आ गया, बैलेंस हमने इनिशियलाइज कर दिया। लेट अस सपोज बैलेंस 10 टिफोनी भेज रही है। मैंने एक वैल्यू पहले से सब्स्टिट्यूट कर दी बैलेंस में, कोई भी वैल्यू, बैलेंस इक्वल टू 10,000 कर। और ये गूगल में उठा उठा के ठीक है। देती है। एंड अब मैं इनपुट ले रहा हूँ एक, क्या क्या इनपुट लूंगा, कार्ड नंबर, ठीक है, और दूसरा मैंने क्या ले लिया, पिन। अब पहली कंडीशन क्या आएगी बताओ, फर्स्ट कंडीशन क्या आएगी, फर्स्ट कंडीशन क्या आएगी, अब नहीं खाओगे? चलो अभी मान के चलते हैं ये एक ऐसा बैंक है जिसमें एक ही कार्ड नंबर है, CN कार्ड नंबर है, और एक ही तुमको खिलाया P उसकी पिन है, और उसका एक ही बैलेंस है। अभी एक ऐसा है बैंक जिसके पास एक ही अकाउंट खिलाया है था तो। जिसमें CN एक कार्ड नंबर है और P नहीं उसका भाई। पिन है। खिलाया था ठीक है, खिलाया था, अब बताओ। नहीं बोलो। हो सकता है कि लो, कार्ड तुम नंबर भी लिखा है। इनवैलिड हो सकता है ना, अरे दूसरा क्लास बैंक का नहीं, कार्ड नहीं, डाल रहा है नहीं, जो एक्सेप्ट ही ना कर रहा हो। मान लो वो मशीन अपने लिए काम कर रही है, फिर क्या करेंगे, ये बाबू है हाँ पापा, क्या करें पहला स्टेप, किसका? ये है ये। बोलो बेटा, आपका जो कार्ड नंबर है वो CN के साथ मैच करना चाहिए और आपकी जो पिन है वो P के साथ मैच करनी चाहिए कि नहीं। ये मैंने आपको बोल दिया कि आपके पास बैंक के रिकॉर्ड में CN नाम का एक ही कार्ड था ये मेरी बुआ है। और P नाम का एक ही पिन था। हाँ मैं जानती हूँ। ठीक है। और ये मेरा भाई, अब मैं जब अपना ये मेरा कार्ड भाई है। डिटेल डाल रहा हूँ और ये पिन भी डाल है। रहा हूँ तो सबसे पहले वो क्या चेक करेगा, और भाई तो कार्ड में जाता नहीं नंबर है। इक्वल्स टू ये है मेरा CN। भाई। अगर ये मैच कर रहा है ये कौन है? तो ये क्या चेक करेगा इसके बाद, फिर उनका नाम है आकल चाचा, आकल चाचा। लकी दीदी का। ठीक है। लकी दीदी कार्ड है। नंबर अगर CN है और पिन अगर आपके पास P है, ऐसे केस में क्या होगा बताओ, आपका अकाउंट वैलिड है। अगर यहाँ पे पिन गलत होगा तो उस पे बाद में आते हैं, कार्ड नंबर गलत होगा तब भी बाद में आते हैं। आप पहले बताओ जब दोनों ट्रू हो गए तो क्या करूँ, मैं मान के चल रहा हूँ ये बाय डिफॉल्ट विड्रॉल ही करेगा, तो अभी वो सीधे क्या करता है, कौन? इनपुट ले लेता है एक अमाउंट, सीढ़ी पे। क्योंकि हम यहाँ पे दूसरा कोई काम तो करवा नहीं रहे उससे, तो हम यहाँ पे इनपुट करवा लेते हैं अमाउंट। अब आपका कार्ड भी वैलिड है, पिन भी वैलिड है, आपने अमाउंट भी डाल दिया, अब क्या करेंगे बताओ, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अरे बेटा वहाँ खाली बोतल नेक्स्ट पड़े स्टेप क्या होगा, कंडीशन चेक करेंगे इनपुट के बाद। अब इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, ये वाला पार्ट, इफ अमाउंट इज लेस देन इक्वल टू बैलेंस, तो बैलेंस इक्वल टू बैलेंस माइनस अमाउंट, आपका रिमेनिंग बैलेंस जो होगा करंट बैलेंस में से वो अमाउंट को माइनस करके हो जाएगा, एंड आउटपुट इक्वल टू बैलेंस, तो जो बाकी का अपडेटेड बैलेंस होगा वो आ गया, एल्स आउटपुट इक्वल टू इनसफिशिएंट बैलेंस। ये हो गया इस इफ के अंदर जब ये पिन भी सही था, और जब ये पिन फॉल्स था तो उसके केस में मैं क्या करता हूँ, एल्स के केस में क्या प्रिंट करेंगे, आउटपुट कर देंगे रॉन्ग पिन। यहाँ की लाइट कहाँ गई तुमने? ठीक है, एंड यही गलत होता तो इसका एल्स लिख दो एक बार। इसके केस में क्या करेंगे, आउटपुट रॉन्ग कार्ड। मम्मी ये सब खोल डालता है ये नीचे का। ठीक है, तो इस तरीके से काम चलेगा। अभी जो हमने एक एग्जांपल किया उसमें क्या किया, आपके पास एक ही कार्ड नंबर था बैंक के रिकॉर्ड में चलो फेंक दो। और आप वही पूछना चाहते हो। ठीक है गायत्री, आपका कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हो आप? गायत्री फोगाट, मैं पागल हूँ। क्वेश्चन पर है, ओके। तो यहाँ पे इस केस में आपके पास एक ही
बैंक अकाउंट था। मान लेते हैं कि मैं कहता हूँ इस बैंक में 2 बैंक अकाउंट हैं, एक है CN1 कार्ड नंबर 1 का पिन P1 है और कार्ड नंबर 2 का पिन जो है P2 है, ठीक है। और B1 बैलेंस की जगह हम बैलेंस 1 ले लेते 10,000 और बैलेंस 2 ले लेते हैं मे बी 20,000। बैलेंस 2 कार्ड नंबर 2 का है और बैलेंस 1 कार्ड नंबर 1 का है। पिन 2 जो है वो कार्ड नंबर 2 की और P2 जो है कार्ड नंबर 1 का पिन है। अब बताओ कैसे करेंगे? दूध मार डाला कितना क्वेश्चन आपको समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया सभी को? अब आपके पास बैंक में 2 खाते हैं, दोनों में से कोई एक खाते का आपको रिकॉर्ड चेक करना है। क्वेश्चन क्लियर है बेटा? क्या? यस और नो? क्वेश्चन सबको क्लियर है? मैं रिपीट कर रहा हूँ। आपके पास एक बैंक है, उस बैंक में 2 ही अकाउंट्स, वो दोनों अकाउंट्स का अगर एटीएम से कोई एक्सेस करना चाहता है तो उसके लिए क्या करना होगा? मैं आपको एक फ्रेश स्लाइड में गया था मेरे मुंह में डाल रहा एक ही आपके पास 2 अकाउंट है, एक अकाउंट है जिसका कार्ड नंबर 1 है, उसका पिन भी 1 है और उसका बैलेंस भी कुछ है। दूसरा अकाउंट है वो है कार्ड नंबर 2, उसका पिन भी है कोई P2 और बैलेंस P2 है, ये B1 है, ठीक है। तो ये मेरे पास 2 अकाउंट है। अब जब आप अकाउंट में जब आप एटीएम कार्ड डाल रहे हो तो मशीन या कंप्यूटर क्या चेक करेगी? ये कौन सा कार्ड है, कार्ड नंबर 1 है या 2 है या कोई और है? कोई और वाला केस तो हमने पहले देखी है इसमें, पर कार्ड नंबर 1 है या 2 है तो उसके केस में हम क्या करेंगे? शरारती हो गया है। शरारती हो गया है। कौन सिखाया? बताओ। अच्छा सत्यवान ने मेंशन किया है कार्ड नंबर इक्वल टू CN और कार्ड नंबर इक्वल टू CN2, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा लिखता हूँ आपको सिखाई मैंने हमारी बहन चलो इसको भी स्प्लिट कर दें। अब आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि लॉजिकल ऑपरेटर की जगह कई जगह पे नेस्टिंग में कहाँ पे क्या फायदा क्या होता सिखाई है? है। तो मैं क्या कहता हूँ, इफ कार्ड इक्वल्स टू छुट्टी काटना, CN1, प्यार करना। पहले इसको कवर कर लेते हैं सारा। क्या क्या सिखाई? अगर मैंने यहीं पे और डाल दिया फिर मेरे को अंदर दोबारा से चेक करना पड़ेगा कि पढ़ाई इसके करने बारे में मैं बात कर रहा हूँ तो अकॉर्डिंगली उसकी कंडीशन की बात। पहले सिर्फ कार्ड नंबर 1 की बात करें। कौन सी कार्ड नंबर 1 में क्या है, जो आपका ये पीछे लॉजिक लिखा था ये सब, तो अगर मैं इसी को मॉडिफाई करूँ, कार्ड नंबर इक्वल टू CN1, पिन इक्वल टू P1, तो मैं यहाँ पे चेक करता हूँ इनपुट अमाउंट, ठीक है। फिर इनपुट अमाउंट के बाद मैं क्या करता हूँ, अमाउंट इज लेस देन इक्वल टू बैलेंस 1 एंड बैलेंस 1 इक्वल टू बैलेंस 1 माइनस अमाउंट। आउटपुट क्या कर देगा, नया वाला बैलेंस। सिखाया ये? आप कौन सी गलती सिखाई है? इसका एल्स क्या हो सकता था कि पिन गलत थी, एंड यहाँ पे जो हमने एल्स डाला रॉन्ग कार्ड वाला, इस एल्स की जगह अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेम सारा का सारा जो हमने कंसेप्ट लिखा, बट यहाँ पे क्या आ जाएगा, एल्स इफ के साथ कार्ड नंबर इक्वल्स टू CN2। ये सेम लॉजिक सारा चलेगा विद वैल्यूज पिन इक्वल टू P2 और बैलेंस की जगह बैलेंस 2 आ जाएगा। और ये जब सारा खत्म होगा, इसका मतलब आपने ना कार्ड नंबर 1 डाला ना कार्ड नंबर 2 डाला, आपने रॉन्ग कार्ड डाला है। ये सबको समझ में आया? पहले बताओ। मैंने पिछले एग्जांपल की रेफरेंस में बताया है, इसलिए पूछ रहा हूँ। क्लियर है सभी को? तो मतलब क्या है, अब आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो कि एक्चुअली मशीन्स कैसे काम करती है, कंप्यूटर्स कैसे काम कर रहे हैं। अगर एक ATM मशीन है आपके आसपास में, तो आपको आइडिया लग रहा होगा कि ये कैसे डिसीजन बना रहा है। अभी तो हमारे पास 2 कार्ड्स का है रिकॉर्ड, पर ऐसे बहुत सारे होंगे, तो उनके लिए आगे कुछ और यूज करते कंसेप्ट तो हम आगे जाके पढ़ेंगे कभी, ठीक है। अभी के लिए उसकी जरूरत नहीं है, अभी हम सिर्फ लॉजिक बिल्डिंग पे फोकस कर रहे हैं कि मशीन कैसे सोचती है, उसको हमने कैसे प्रोग्राम किया ATM मशीन को कि वो ये काम कर पाए,
कि आपके कार की डिटेल पूरी चेक कर रही है और उसमें से वेरीफाई कर पा रही है कि ये वैलिड है, इनवैलिड है, इसका बैलेंस सही है कि नहीं है। अगर बैलेंस है इसके पास तो उसको पैसे दे दो, नहीं है तो मत दो, राइट। कुछ मशीन्स में होता है कि आपके पास डेली लिमिट भी होती है 25,000 की, तो अकॉर्डिंगली वो कंडीशंस बढ़ते जाएंगे। मैंने आपको बहुत आसान तरीके से बताया है, कम से कम कंडीशंस के साथ, ताकि आपको समझ में आ जाए। अभी तक जितना भी पढ़ा, इसमें किसी का कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो पहले पूछो बेटा, कोई भी डाउट। Anyone having any question, any query, any doubt, please raise your hand or write in the chat box. कोई क्वेश्चन है किसी का? जिन्होंने एटीएम मशीन नहीं चलाई थी उनको क्लियर हो गया सबको कैसे करती है काम? स्टेप वाइज क्या बताना आकाश, एक बार थोड़ा सा क्लियरली बताओगे? लाइन वाइज, तो लाइन वाइज में क्या मैंने यहाँ पे स्किप किया, सिर्फ मैंने ये स्किप किया कि ये वाला कंसेप्ट जितना भी था, देखो आपने बैलेंस लिया, देन आपने कार्ड नंबर 1 लिया, देन आप CN1 आपने मान लिया कि B1 जो था, बैलेंस 1 जो था, वो दो कार्ड की डिटेल्स है हमारे पास इस तरीके से। ये मान लो कार्ड नंबर 1 है, P1 उसका पिन है, B1 उसका बैलेंस है। ये कार्ड नंबर 2 है, ये इसका P2 पिन है और P2 बैलेंस है। हम क्या कह रहे हैं, हमने सब कुछ इनपुट करवा दिया यूजर के पहले, ठीक है। उसके बाद मैं यूजर से इनपुट करवा रहा हूँ कार्ड नंबर, ये सब इनिशियलाइज करवा दिया पहले, इनको कोई वैल्यू दे दी। अब मैं यूजर से इनपुट करवा रहा हूँ एक कार्ड नंबर और एक पिन। मैं चेक करूंगा कि ये कार्ड नंबर अगर CN1 है, कार्ड नंबर 1 के बराबर है, तो इसका पिन भी P1 होना चाहिए, जो कि कार्ड नंबर 1 का पिन है, मेरे रिकॉर्ड के हिसाब से मैच भी करना चाहिए। अगर ऐसा है तो मैं इसका अमाउंट पूछूंगा कि कितना चाहिए। अगर वो अमाउंट रेलेवेंट अमाउंट बता रहा है तो उसके हिसाब से मैं अमाउंट को चेक करूंगा कि क्या उसका अमाउंट B1 यानी कि बैलेंस 1 से छोटा है या इक्वल, ठीक है। अगर वो उससे कम है तो मैं उसको अलाउ करूंगा। अगर वो ज्यादा अमाउंट डालने का 10,000 है और 1 लाख बोलेगा निकालने को, तो पॉसिबल नहीं। तो ऐसे केस में हम मान के चल रहे हैं मशीन चल पड़ी, पैसे निकल गया, अब मेरा काम क्या है एज ए कंप्यूटर, अगली बार जब वो यूजर आए तो वो बैलेंस अपडेटेड होना चाहिए, राइट। तो बैलेंस में से वो वाला अमाउंट को माइनस कर दिया, ठीक है। एंड उसके बाद जो नया बैलेंस होगा उसको स्क्रीन पे दिखा दिया कि आपका अब जो बैलेंस है वो इतना है। अगर ये अमाउंट इससे बड़ी डालता तो मैं उसको पहले ही बोल देता कि ये बैलेंस इनसफिशिएंट। अब हो सकता था कि ये कार्ड नंबर 1 जो था वो मैच नहीं कर रहा, तो मेरा काम क्या है, मैं चेक करूंगी कि हो सकता है ये कार्ड नंबर 2 होता। तो अगर ये कार्ड नंबर 2 होता तो मैं पिन को भी 2 के साथ चेक करता, P2 के साथ, एंड अकॉर्डिंगली मैं इनपुट लेता और सेम प्रोसेस चलता B2 बैलेंस के साथ। सारा काम सेम होता इस वाले डेटा के साथ, ये जो राइट साइड। एंड अगर ये दोनों ही नहीं थे तो एल्स, मतलब आपने कार्ड नंबर ही गलत डाला है, ठीक है, या दोनों केस, राइट। तो ये कार्ड हमारे पास रजिस्टर्ड ही नहीं है बैंक के पास, तो कैसे काम? आकाश क्लियर है आपको अभी? एनी डाउट? हाँ जी, आकाश त्रिपाठी। बाकी बच्चों को किसी को भी कोई डाउट, कोई क्वेरी है? सत्यवान परेशान क्यों हो गए आप? परेशान वाली स्माइली डाल। क्लियर है सबको? ओके, तो अभी के लिए आई बिलीव कि आज के लिए सफिशिएंट है। इससे आगे बढ़ूंगा मैं तो आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है। तो आपको क्या काम करना है कि ये जो आज हमने क्वेश्चंस किए इनको प्रैक्टिस करो थोड़ा सा कॉपी पे, ठीक है। अपनी रियल लाइफ सिचुएशंस देखो कहाँ पे इफ एल्स इफ का नेस्टिंग यूज हो सकता है, इसी तरीके से जैसे हमने एग्जांपल्स देखी। आपका काम क्या है कि अगली बार जब आप क्लास में आओगे कम से कम 2 क्वेश्चन आइडेंटिफाई करके आओ जिसमें नेस्टिंग लगेगी और नेस्टिंग के साथ साथ नेस्टेड इफ एल्स के साथ साथ आपके वो लॉजिक चलने चाहिए, ऐसे नॉर्मली को सॉल्व नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस हिसाब से सोचो, ओके। वो नेक्स्ट क्लास मंडे को ही होगी अभी तक होपफुली, एंड अगर कुछ पहले हुआ तो आपको बता देंगे, क्योंकि सभी का रिक्वेस्ट उस हिसाब से आ रहा है, हमें सभी बच्चों को कैटर करना है।
तो सभी अटेंड कर पाए उस हिसाब से। ओके, किसी का कोई क्वेश्चन आज से रिलेटेड, आज के टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो बताओ। जनरल क्वेश्चन अभी तक एनीवन, कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है? ठीक है, तो ठीक है, तो हम नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं बेटा। ऑफलाइन क्लासेस तो बेटा अभी जुलाई में सर ने बताया ही आपको स्टार्ट हो, अभी तो हम मतलब ये इसको क्लास नहीं बोल सकते, ये सिर्फ आपके लिए फाउंडेशन है। ठीक है, ये फाउंडेशन बना रहे हैं ताकि आप क्लासेस में आओ तो आपको थोड़ा सा समझ में आ पाए। अभी तो हम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात ही नहीं करें, हम लॉजिक बिल्डिंग की बात करें। ओके, चलो बेटा, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट वीक में मिलते हैं। नेक्स्ट वीक में जब भी आओगे तो आपको मिनिमम 2 क्वेश्चन आइडेंटिफाई करके आना है जो आपने क्लास में नहीं किए। ठीक है, इसमें आपका इफ एल्स इफ का नेस्टिंग यूज हो रहा होगा, ये आपका टास्क है। ओके, चलो ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।